नमस्कार सभी को। आज हम देखेंगे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में हमें जो देखना है, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स को बनाए जाते हैं। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स को बनाए जाते हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि कई बार ऐसे बिजनेस की नेचर इस तरह की होती है कि उसमें जो एक बिजनेस है वो कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स के रूप में काम करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे करंट में है डिपार्टमेंटल स्टोर्स चलते हैं, या बिजनेस का नेचर इस तरह का है कि अलग अलग आइटम्स में डील करता है, तो अलग अलग आइटम्स के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जा सकते हैं। और अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत इसलिए होती है ताकि हर एक जो पर्टिकुलर आइटम या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस की पोजीशन पता लग सके। तो इसलिए डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाने की जरूरत महसूस होती है। अब डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के बारे में हम देखते हैं। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स एक्चुअल में ऐसे बिजनेस से रिलेटेड होते हैं जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर में आप जाएंगे तो वहां पर कपड़े का अलग स्टोर होता है, डिपार्टमेंट होता है, ग्रोसरी का अलग स्टोर होता है, इसी तरह से शूज का हो सकता है अलग स्टोर हो। तो ऐसी सिचुएशन में जो वैरायटी अलग अलग होती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का अलग डिपार्टमेंट हो सकता है। तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं किसी बिजनेस में, तो वहां पर हर डिपार्टमेंट का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो पता करने के लिए डिपार्टमेंट अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं। अब डिपार्टमेंटल जो रिजल्ट अलग अलग क्यों तैयार करने हैं, इसका पर्पस ये है कि कौन सा डिपार्टमेंट प्रॉफिट में है, कौन सा डिपार्टमेंट लॉस में चल रहा है। यदि जो प्रॉफिट में चल रहा है उसको और प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जा सकता है, जो लॉस में चल रहा है उसे प्रॉफिट में कैसे ला सकते हैं। और यदि कोई डिपार्टमेंट प्रॉफिट में लाना पॉसिबल नहीं होता है तो उसको बंद करने के बारे में भी डिसीजन लिया जा सकता है। तो इसमें रीजन क्या है, इसके हम देखेंगे ऑब्जेक्ट्स क्या है इसलिए। पहला, अलग अलग व्यापारिक परिणाम यानी लाभ हानि ज्ञात करना। सेकंड जो है वो है प्रत्येक विभाग की कार्यक्षमता की तुलनात्मक समीक्षा करना। प्रत्येक विभाग की जो कार्यक्षमता है, कार्यक्षमता किससे पता लगेगी? लाभ हानि से पता लगेगी। तो अल्टीमेट पहले पॉइंट से ही रिलेटेड है कार्यक्षमता की तुलना करना। लाइट गई है थोड़ी देर। कार्यक्षमता की तुलना करना, लाभ हानि के बेस पर भी कार्यक्षमता की तुलना की जाती है और भी पैरामीटर्स हो सकते हैं। इसी तरह से विभागीय सफलता हेतु नीति बनाना। विभागीय सफलता के लिए नीति बनाई जाती है कि जो विभाग है, अलग अलग विभाग अलग अलग आइटम्स में डील करता है, तो उनकी नेचर और प्रॉब्लम्स अलग अलग तरह की होती है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी पॉलिसीज तैयार की जाती हैं। इसी तरह से हर डिपार्टमेंट की सेल्स और एक्सपेंसेस की जानकारी अलग अलग प्राप्त करना। यदि अलग से डिपार्टमेंट अकाउंट्स नहीं रखे जाएंगे तो ऐसी सिचुएशन में डिपार्टमेंट वाइज सेल्स और एक्सपेंसेस की जानकारी नहीं हो पाएगी, एक्सपेंसेस पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यदि किसी डिपार्टमेंट में प्रपोर्शनेटली एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं तो उन पर कंट्रोल भी किया जा सकता है अलग से जानकारी प्राप्त करके। साथ में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, तो उनको उनकी कार्यकुशलता जो पैरामीटर सही किए जाते हैं। बेसिकली इसमें पहला पैरामीटर लाभ हानि होता है, कभी कभी सेल्स भी होता है। तो सेल्स या लाभ हानि के आधार पर या और कोई पैरामीटर हो, उसके बेस पर उनकी इफिशियंसी को जज करके उनको पुरस्कार जैसे बोनस देना या टाइम टू टाइम कोई गिफ्ट वगैरह देना, वो डिसाइड किया जा सकता है। तो ये हमारे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के ऑब्जेक्ट हैं। अब हम डिपार्टमेंटल अकाउंट्स की जो मेथड्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सिस्टम क्या रहेगा इसका डिपार्टमेंट
इसका फर्स्ट होता है यूनिट वाइज मेथड। यूनिट वाइज मेथड में जब अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग अकाउंट्स रखे जाते हैं जो कंपैरेटिवली महंगे होते हैं, क्योंकि अलग अलग अकाउंटेंट रखना पड़ेगा इसके लिए, या अलग अलग अकाउंटिंग स्टाफ की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिकल में यूनिट वाइज जो सिस्टम एडॉप्ट नहीं किया जाता है, इसकी वजह होता है कोलमनार मेथड, खातेदार मेथड। इसमें जैसे आपने डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट दिखाया, टोटल डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, जिसमें सेल बैलेंसिंग अकाउंटिंग सिस्टम में, उसी तरह से यहां पर वहां डेटर्स A to M, N to Z, इस तरह से कॉलम बना लिया जाता है डेटर्स के अकॉर्डिंग। तो यहां कॉलम बना लिया जाता है डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। तो जो भी सब्सिडरी बुक्स हैं उन सभी में कॉलम बना लिए जाते हैं और कॉलम बनाकर फिर अकाउंट रखे जाते हैं। अब इसमें किस तरह से करते हैं डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट जो बनेंगे, जैसे कॉलम से रिलेटेड जो मेथड है जिसमें खाने बना लिए जाते हैं अलग अलग, तो जो भी सब्सिडरी बुक्स है जैसे परचेज बुक है, सेल्स बुक है, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल बुक, कैश बुक, उनमें अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं। तो कॉलम बना लेंगे डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड का, एक्स डिपार्टमेंट का कॉलम अलग, वाई डिपार्टमेंट का कॉलम अलग, जेड डिपार्टमेंट का, और जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड सेल्स है वो उस डिपार्टमेंट में लिखी जाएगी, जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड परचेज है, जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड बिल्स पेबल या बिल्स रिसीवेबल है, उसको कंसर्निंग कॉलम और कंसर्निंग सब्सिडरी बुक्स में लिखा जाता है। अब डिपार्टमेंट फाइनल अकाउंट्स तैयार करने के लिए क्या करते हैं, क्या तैयारी होती है, जब फाइनल अकाउंट्स तैयार करेंगे तो इनका सिस्टम किस तरह से होता है। इसके लिए होता क्या है कि सबसे पहले तो एक डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट बनता है। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट बनता है, और डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट जो बनता है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के कॉलम बना लिए जाते हैं, जिससे नॉर्मल ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट होता है उसी तरह से ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट में डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक प्लस एक्सपेंसेस आएंगे, क्रेडिट साइड में सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक वगैरह वगैरह आएंगे। तो लेकिन उसमें हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग कॉलम रहेगा, जो भी आइटम जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है उस डिपार्टमेंट में लिखा जाता है। अब इसमें सबसे पहले इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या आती, सबसे पहले तो अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को जो बांटना, एक्सपेंसेस किस हिसाब से बांटे जाएंगे, और दूसरा है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। अब जैसे इसमें आप देखें और तीसरी प्रॉब्लम आती है कॉमन एक्सपेंसेस, कॉमन इनकम। साथ में बुक कीपिंग की प्रॉब्लम, अलग अलग लाभ हानि ज्ञात करना संभव नहीं होता है, तो क्रय विक्रय आदि का लेखा अलग अलग नहीं किया जाता है। तो यहां पर जैसे मैंने बताया कि ऊपर यूनिट वाइज की बजाय कॉलम मेथड काम में लेते हैं, कॉलम मेथड से अलग अलग कॉलम बना देते हैं डिपार्टमेंट में, तो इससे हमारी जो बुक कीपिंग की प्रॉब्लम है वो तो सोल्व हो जाती। तो इसमें जो पॉइंट है इस पर डिस्कशन करना है, प्रॉब्लम ऑफ बुक कीपिंग। इसका सॉल्व बुक कीपिंग का सॉल्यूशन इस तरह से होता है कि भाई अलग अलग कॉलम बना लिए जाते हैं और उसमें एक ही अकाउंटेंट सारी एंट्रीज कर सकता है। अब इसमें जो 3 पॉइंट हैं उनको हम डिस्कशन करेंगे। पहला अपॉर्शनमेंट या एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। अब इसकी डिटेल में डिस्कशन होगा इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का भी। कॉमन इनकम एक्सपेंसेस, कॉमन इनकम एक्सपेंसेस के बारे में बता देता हूं आपको। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं होते हैं, जैसे डिविडेंड है, इनकम टैक्स है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर है,
डायरेक्टर्स की फीस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ साथ जो इंटरेस्ट होता है डिबेंचर्स और लोन्स पर, वो भी ऐसे कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं किए जा सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाया जाता है पहला तो, और दूसरा जो कॉमन एक्सपेंसेस है उसके लिए बनता है जनरल P&L अकाउंट। तो जनरल P&L अकाउंट को यहां पर जनरल P&L अकाउंट और बैलेंस शीट भी जनरली बनती है। बैलेंस शीट भी अलग अलग नहीं बनेगी, ये जरूर है कि कोई पर्टिकुलर असेट्स या लायबिलिटी किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है उसके लिए अलग कॉलम बनाकर उसको शो कर सकते हैं। अदरवाइज जनरल बैलेंस शीट में जो कॉलम रहेगा टोटल वाला उसी में शो कर देंगे जो अमाउंट कॉमन है, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो ये इसका एक स्ट्रक्चर रहेगा फाइनल अकाउंट तैयार करने के लिए। पहले ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनेंगे डिपार्टमेंट वाइज जो जीपी या ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस है उसे जनरल P&L में ट्रांसफर करेंगे, और जनरल P&L में ट्रांसफर करने के बाद जो नेट प्रॉफिट होगा उसको ट्रांसफर किया जाता है जनरल बैलेंस शीट में। और जनरल बैलेंस शीट में जैसे मैंने बताया कि अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज कॉलम बनाए जा सकते हैं। यदि कोई एसेट्स पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है या कोई लायबिलिटी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो उसे वहां दिखाएंगे, अदरवाइज जनरल टोटल कॉलम में ही शो करेंगे। अब हम देखेंगे अंतर विभागीय जो माल, इंटर डिपार्टमेंटल जो माल ट्रांसफर किया जाता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को, तो उसकी किस तरह से यहाँ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाते वक्त एंट्री की जाती है। तो उसके पर्पज से हम देखेंगे कि सबसे पहले तो एक तो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, या तो एट कोस्ट पर यदि ट्रांसफर किया जाता है तो जो डिपार्टमेंट ट्रांसफर करने वाला है उसके क्रेडिट साइड में एंट्री कर देते हैं ट्रेडिंग P&L अकाउंट में, और जो डिपार्टमेंट रिसीवर है, रिसीव करने वाला है जिसने प्राप्त किया है दूसरे डिपार्टमेंट से, उसके डेबिट साइड में दिखाया जाता है। हालांकि इसकी एंट्री भी होती है, लेकिन हमारे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे उनमें जर्नल एंट्री नहीं बल्कि सीधे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाया गया है तो वो करेंगे। एंट्री यदि करनी हो तो रिसीवर डिपार्टमेंट जैसे हम जानते हैं डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर्स, तो रिसीवर डिपार्टमेंट तो डेबिट होगा और देने वाला डिपार्टमेंट क्रेडिट हो जाएगा। तो वही उसी के बेस पर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट करते हैं। और एक एट कॉस्ट यदि होता है तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन एट सेल्स प्राइस सेलिंग प्राइस पर होता है तो यहां प्रॉब्लम आती है। यहां प्रॉब्लम ये आती है कि जिस डिपार्टमेंट को माल बेचा गया है तो ईयर एंड में उस डिपार्टमेंट ने यदि पूरा माल नहीं बेचा है तो उस जो क्लोजिंग स्टॉक है वो सेलिंग प्राइस पर शो हो रहा है, जबकि पूरे बिजनेस को चूंकि एक यूनिट के रूप में होता है पूरा बिजनेस, उसको अभी प्रॉफिट रिसीव नहीं हुआ, अर्न नहीं हुआ है, तो उसे यहां शो नहीं करना चाहिए बुक्स में। इसलिए यहां जब सेलिंग प्राइस पर माल बेचा गया है और जो माल बचा हुआ है रिसीविंग जो डिपार्टमेंट है उसके पास ईयर एंड में भी उसमें से कुछ माल बचा हुआ है जो ट्रांसफर किया गया है इंटर डिपार्टमेंट, तो ऐसी सिचुएशन में उसमें से जो अनरिलीज प्रॉफिट है उसके लिए या तो एक प्रोविजन बनाया जाता है प्रोविजन फॉर अनरिलीज प्रॉफिट, प्रोविजन भी कह सकते हैं इसको रिजर्व भी कह सकते हैं, या सबसे अच्छा है स्टॉक रिजर्व के नाम से, शॉर्ट एंड स्वीट है। तो स्टॉक रिजर्व के नाम से यहां पर आप डेबिट कर सकते हैं डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग P&L अकाउंट से में नहीं करेंगे इसको। स्टॉक रिजर्व जो है ये जनरल P&L अकाउंट जो है उसमें तैयार किया जाता है, क्योंकि डिपार्टमेंट से रिलेटेड तो जो सेलिंग प्राइस पर आया वो जो माल जिस भी रेट पर प्राप्त हुआ है वही क्लोजिंग स्टॉक में शो होगा। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, ए डिपार्टमेंट ने बी डिपार्टमेंट को मान लीजिए 100 रुपए का जो माल है वो 120 रुपए सेलिंग प्राइस जो उसकी थी उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफर किया। अब 100 रुपए का माल 120 में ट्रांसफर किया, ईयर एंड में मान लीजिए वो माल नहीं बिका था, तो क्लोजिंग स्टॉक जो बी डिपार्टमेंट ने अपने बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक में 120 रुपए दिखाया हुआ है,
एक्चुअल कॉस्ट उसकी 100 रुपए थी। तो 20 रुपए क्लोजिंग स्टॉक दिखाने से बी डिपार्टमेंट का प्रॉफिट 20 रुपए, ए डिपार्टमेंट का प्रॉफिट 20 रुपए बढ़ा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में जो प्रॉफिट बिना कारण से बढ़ा है, केवल क्लोजिंग स्टॉक में माल होने के कारण, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर के कारण, उसको नलीफाई करने के लिए यहां पर जो 20 रुपए प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक में शामिल था उसको स्टॉक रिजर्व के रूप में जनरल P&L अकाउंट में दिखाया जाएगा। तो ये हमें जो अनलीज प्रॉफिट लॉस का है वो करना है। हालांकि इसके कुछ क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अब इसमें आगे हम देखते हैं व्ययों का बंटवारा। डिपार्टमेंट ट्रेडिंग P&L अकाउंट जो बनेगा उसमें एलोकेशन कैसे होगा एक्सपेंसेस का। एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस में 3 तरह के नेचर के एक्सपेंसेस हैं। एक तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो सीधे उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं जिस डिपार्टमेंट पर खर्च किया गया है। हर डिपार्टमेंट का अलग अलग एक्सपेंसेस होते हैं जो क्लियर कट होता है। जैसे किसी विभाग में जो एम्प्लॉइज हैं उनकी जो सैलरी है वो सीधे सीधे उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है जिस डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं। तो यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस सीधे सीधे, इसमें कोई डिस्प्यूट वाली बात नहीं है या कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, सीधा सीधा उसी डिपार्टमेंट को चार्ज किया जाता है एक्सपेंसेस। दूसरे एक्सपेंसेस हैं अलोकेबल एक्सपेंसेस, जो बंटवारे योग्य एक्सपेंसेस हैं, इनका अलोकेशन करते हैं अलोकेबल एक्सपेंसेस। अब अलोकेशन किस बेस पर करेंगे? अलोकेशन के लिए कुछ आधार हैं परचेज सेल्स के आधार पर। नंबर 1 सेल्स बेसिस, बेसिस ऑफ परचेज। थर्ड है बेसिस ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड। बेसिस ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड के बाद है डायरेक्ट वेजेस के बेस पर, मतलब लेबर वेजेस एंड सैलरीज के बेस पर। तो बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस। इसके अलावा अदर बेसिस हैं, और भी बेसिस है जो पर्टिकुलर जो सर्कमस्टेंसेस है उसके बेस पर डिसीजन लिया जाता है। जैसे एक तो लाइटिंग, नंबर ऑफ बल्ब्स कितने लगे होंगे इस डिपार्टमेंट में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आएगा वो इस बेसिस पर अलोकेट किया जाता है। दूसरा है डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर। ऑफ फर्नीचर, मशीनरी एंड फर्नीचर। तो इसके बाद ये, इसके अलावा तीसरा रहेगा पावर। जो मशीनें चलती है, मशीनों की कितनी पावर कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग इनको पावर कैपेसिटी से बांटा जाएगा। इसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम जो असेट्स है उनको, जो बीमा से संबंधित जो प्रत्येक विभाग में जो एवरेज स्टॉक है, स्टॉक का यदि इंश्योरेंस करवाया है तो उनके हिसाब से, या फिर वर्कमैन कंपेंसेशन इंश्योरेंस की प्रीमियम का बंटवारा बेसिस लिया जा सकता है, तो ये इसमें रहेगा। अदर एक्सपेंसेस जो हैं वो जैसा उनका नेचर है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। तो एक बात जरूर इसमें आप ध्यान रखें कि क्योंकि आपका डिसीजन अलग हो सकता है, जो बेसिस दे रखे हैं किसी और का डिसीजन अलग होता है, तो एग्जाम के पर्पज से आपको करना क्या है, जो अलग अलग क्वेश्चंस करते हैं तो उसकी एक लिस्ट तैयार कर लें कि सेल्स बेसिस पर कौन कौन से एक्सपेंसेस बुक ऑथर ने सेल्स बेसिस पर एलोकेट किए हैं, कौन से एक्सपेंसेस परचेज के बेस पर किए हैं, कौन से एक्सपेंसेस एरिया ऑक्यूपाइड के बेस पर हैं,
कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो डायरेक्ट वेजेस के बेस पर है या अदर किसी बेस पर है। तो ये जरूर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तभी प्रॉपर अलोकेशन जरूरी है, अदरवाइज आपका आंसर नहीं बैठ पाएगा। तो हमने ये डिपार्टमेंटल अकाउंट से रिलेटेड जो थ्योरेटिकल पोर्शन था उसको डिस्कस किया है। अब हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे ताकि जो थ्योरी हमने देखी है उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से समझ सकें। धन्यवाद।